हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इनर्शिया, फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए मेरे साथ, नया चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है इससे, और हमारे जो एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई के, उसमें भी इसका वेटेज काफ़ी है, इसीलिए बहुत ध्यान देने वाला चैप्टर है ये। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मित्रों, माय फर्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? हम और आपने 9th क्लास में से बहुत सही से पढ़ रखा है। इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है जिसमें बॉडी अपने रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखती है। तो इनर्शिया क्या है? इट इज द टेंडेंसी बाय विच बॉडी मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन। तो उस टेंडेंसी को हम क्या कह देते हैं? इनर्शिया। ये क्या है जी? इट इज द टेंडेंसी of the body by which body maintain the position of rest and uniform motion। इसका मतलब क्या है? अगर बॉडी मान लीजिए कंटिन्यू रेस्ट में, तो इनर्शिया के कारण से वो रेस्ट में ही रहेगी। कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में है तो इनर्शिया ही उसे यूनिफॉर्म मोशन में रखने का प्रयास करती है। तो बात आती है इनर्शिया कितने टाइप की होती है। देयर आर 3 फॉर्म ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड, इनर्शिया ऑफ मोशन। Third one is inertia of direction. Inertia of direction. ये बात क्लियर हो गई? जैसे मैं इनमें से एक को डिफाइन करने का फिर से प्रयास करता हूं। मैं बात करूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऐसी टेंडेंसी जिसके कारण से बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन को लगातार मेंटेन रखती है, उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी बाय विच बॉडी मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बात समझ में आ गई? अब आप देखिए एक एग्जांपल समझिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बिल्कुल सेम डेफिनेशन। जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? The tendency of the body by which it maintain the continuity of uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू क्या कर रही है? बॉडी मेंटेन रखती है। उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कंटिन्यूसली डायरेक्शन में मूव करती रहे, अपनी डायरेक्शन को चेंज न करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? बॉडी मेंटेन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मीन्स the tendency by which body maintain its direction of motion, it's called inertia of direction। तो 3 तरह की इनर्शिया हो गई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे एक एग्जांपल ले, मान लीजिए एक बाइक है और ये ड्राइवर हो गया, दिस इज द ड्राइवर, और उसके पीछे आप बैठे हैं मान लीजिए। तो माय क्वेश्चन इज, अगर बाइक सडनली स्टार्ट हो जाए, सडनली स्टार्ट कर जाए, तो आप क्या करते हैं? आप पीछे की तरफ फॉल करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? दिमाग मेरा क्वेश्चन सुनिए। ये बाइक है, बाइक का ये ड्राइवर हो गया, ये आप हो गए। जैसे ही बाइक सडनली स्टार्ट होती है, आप पीछे की तरफ गिरते हैं, अचानक से पीछे गिरते हैं। ऐसा क्यों? दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बाइक है और ये ड्राइवर हो गया बाइक का,
और आप यहां बैठे हैं। जैसे ही बाइक ने सडनली ब्रेक लगाता है, वाइकर सडनली क्या करता है, ब्रेक लगाता है, तो आप आगे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों? इधर आप पीछे की तरफ गिरते हैं, इधर आप आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये किसके कारण से होता है? ये इनर्शिया के कारण से होता है। जैसे मैं समझाने का प्रयास करूं, जब हम बाइक पे बैठते हैं तो जो मेरा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है ये बाइक के टच में नहीं है, लेकिन जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है ये क्या है, बाइक के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो इससे क्या हुआ, जैसे बाइक सडनली स्टार्ट हुई तो जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो तो बाइक के साथ साथ किस में आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन जो अपर पार्ट है बॉडी का ये रेस्ट को मेंटेन रखता है। बाइक आगे बढ़ी, ये रेस्ट में था, इसका मतलब ये पीछे की तरफ अपने आप गिर जाने का प्रयास होता है इसका। तो किसके कारण से गिरा? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से। अब यहां पे क्या था, बाइक कंटिन्यू मोशन में है, तो ये अपर पार्ट बॉडी का भी किस में होगा, मोशन में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाई, लोअर पार्ट तो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। लेकिन अपर पार्ट किसको मेंटेन रखता है, इनर्शिया ऑफ मोशन को। तो इसमें मोशन होने के कारण से ये आगे की तरफ फॉल होगा। समझ में आ गया होगा? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे एक और एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं, कार ने अचानक से लेफ्ट टर्न लिया तो आप राइट में फॉल करते हैं। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपकी बॉडी एक निश्चित डायरेक्शन को मेंटेन रखती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी ने टर्न लिया तो आपका जो लोअर पार्ट है वो तो गाड़ी के साथ साथ किस में आ गया, डायरेक्शन उसने चेंज कर ली। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ने डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई। क्यों? कि वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में था, तो इसलिए वो दूसरी साइड जो है फॉल करता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये आपकी समझ में आ गए होंगे। तो मित्रों, इनर्शिया क्या है? एक टेंडेंसी, एक क्वालिटी कह सकते हैं, जिसके कारण से बॉडी अपनी पोजीशन को मेंटेन रखती है। मेंटेन का मतलब जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रखने का प्रयास करती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया बोल देते हैं। समझ में आ गया? ठीक। तो अब बात आती है मित्रों, एक और टॉपिक लेके चलें, फोर्स। फोर्स क्या है? हम और आप दोनों जानते हैं फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी बॉडी की इनर्शिया को ब्रेक करता है। इनर्शिया को ब्रेक करने से क्या सेंस है मेरा? जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट में था, किसमें है अभी, रेस्ट में। जब मैं इस पर फोर्स लगाऊं, इस पर धक्का दूं या इसे खींचूं, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, इनर्शिया को ब्रेक होगी कि नहीं होगी, या ब्रेक होने का फोर्स प्रयास करता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी बॉडी की इनर्शिया को ब्रेक कर सकता है या ब्रेक करने का प्रयास करता है। प्रयास से क्या सेंस है? मान लीजिए मैं दीवार में धक्का लगा रहा हूं, तो इसका मतलब दीवार हिल नहीं रही है। इसका क्या सेंस है? क्योंकि जो मेरे द्वारा जिस दीवार पर फोर्स लग रहा है वो कम है, इसका अमाउंट क्या है, कम है। लेकिन जैसे मान लीजिए पेन आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको, जैसे ये पेन को मैं घुमा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो इसके लिए सफिशिएंट है घुमाने के लिए। लेकिन कोई हैवी बॉडी होती तो हो सकता है मैं इसे नहीं घुमा पाता। तो इसका मीनिंग क्या होगा, फोर्स। अब बात आती है फोर्स क्या है, तो आपकी समझ में आ गया होगा, फोर्स इज दैट फैक्टर which can change or tends to change the position और shape भी आ सकता है, shape of the object। पोजीशन से मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। फोर्स इज दैट फैक्टर विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन ऑफ रेस्ट
और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या है, किसको चेंज कर रहा है? दैट्स व्हाई इट चेंज द इनर्शिया। मतलब फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो बॉडी की इनर्शिया को ब्रेक कर सकता है या ब्रेक करने का प्रयास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए अब मुझे इनर्शिया को ब्रेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे पुल करना होगा बॉडी को या पुश करना होगा। तो एक डेफिनेशन यहां भी आ सकती है, फोर्स इज दी पुश और पुल। धक्का हो सकता है या खिंचाव हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन फोर्स का जो मेन काम क्या है? इनर्शिया को ब्रेक करना, मींस बॉडी की पोजीशन को चेंज करना। पोजीशन कौन सी? रेस्ट और मोशन की स्थिति को बदलना, ये फोर्स का मेन काम है। क्लियर है? हटा दूं? मित्रों, यहीं से एक और टॉपिक आता है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन काम यहीं से स्टार्ट होता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मोशन के अबाउट में न्यूटन ने कुछ लॉ दिए, उन्हीं का नाम होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं मोशन के अबाउट में, तो इन तीनों लॉज को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? देखो, सभी जानते हैं आप, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। इसका मतलब क्या है? बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, मींस इनर्शिया को मेंटेन रखती है। कब तक रखती है? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मींस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन द क्वालिटी ऑफ फोर्स। क्वालिटी ऑफ फोर्स को डिफाइन करता। जैसे मैंने क्या बताया, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। जैसे इन्होंने कहा, इस बात को ध्यान दीजिए, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, मतलब फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगी। फोर्स लग गया तो पोजीशन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। मींस कौन ब्रेक कर रहा है? फोर्स करता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फोर्स क्या है? एक ऐसा फैक्टर है जो किसी बॉडी की इनर्शिया को ब्रेक करता है। दैट इज फोर्स इज दैट फैक्टर which can change or tends to change the inertia of the body. किसी बॉडी की इनर्शिया को ब्रेक कर सकता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आप ऑलरेडी जानते थे, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। क्या मैंने बताया? Newton first law tells if body is in rest or then it continue will in rest. If body is in uniform motion, continue will be in uniform motion until an external force applied on it. जब तक बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, बॉडी अपनी पोजीशन को, किसकी पोजीशन? रेस्ट की पोजीशन और यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को मेंटेन रखती है। तो चाहो तो हम लिख भी सकते हैं, नहीं तो आपको याद है, लिख देते हैं एक बार। चलो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है जी? बॉडी कंटिन्यू रिमेन इन रेस्ट
और यूनिफॉर्म मोशन until an external force applied on it। जब तक बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, जब तक बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन और यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को मेंटेन रखती है। तो दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डिटेल आप और पढ़िएगा बुक से, समझ में आ गया होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। नेक्स्ट वन, जैसे सबसे बात पहले मैं डिफाइन करूंगा सेकंड लॉ से पहले, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम से क्या सेंस है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं। मोमेंटम define the total quantity of motion, quantities of motion। मोमेंटम जो है मोशन की टोटल क्वांटिटीज को डिफाइन करता है। जैसे ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट में कितना एक्सीलरेशन है, ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स है, मतलब ऑल थिंग्स मोमेंटम सबको बताता है। मींस मैथमेटिकली इस कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है वो m है, ये b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होता है p से नोट करते हैं, ये mb के बराबर, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या हो गया डेफिनेशन इसकी, द प्रोडक्ट of the mass of the body। किसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, एंड वेलोसिटी of the product of the mass and the velocity of the body is called momentum। किसी बॉडी के का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट करें, मास का, और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट करें तो उसे हम कहेंगे मोमेंटम। तो मोमेंटम इसे हम P से नोट करते हैं। P बराबर क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, B मींस P इक्वल टू m इनटू V। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर मींस P वेक्टर इक्वल टू होगा V वेक्टर। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mLT माइनस 1। एकदम क्लियर यूनिट हो गई। तो मोमेंटम समझ में आया। एक बार और देखिए इसे, मान लीजिए लेट अ बॉडी मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। एक बॉडी है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो P वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, m वेक्टर V वेक्टर, वेयर B वेक्टर मींस एक्स वाई प्लेन में x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी Vx i कैप, और उसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी Vy j कैप। कंपोनेंट्स x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे Px है, P का मतलब क्या है, इसका मोमेंटम बॉडी का x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं Px i कैप Py j कैप। तो ये दोनों प्लीज ध्यान कीजिए। तो क्या आ जाएगा, Px i कैप प्लस Py j कैप बराबर m Vx i कैप Vy j कैप। इक्वेटिंग i एंड j कंपोनेंट, इक्वेटिंग
आई एंड जे कंपोनेंट। इनकम तो आई का कंपोनेंट क्या है, पी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम बी एक्स। पी वाई की जगह पे क्या आ जाएगा एम बी वाई। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, पी एक्स का मतलब मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, पी वाई का मतलब मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। तो हम इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये था मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम डिफाइन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन, मींस बॉडी का क्या एक्सेलरेशन है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना वेलोसिटी है उसकी, सब कुछ डिफाइन करता है। अब बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, जैसे हमने, आप समझिए पहले फर्स्ट लॉ क्या था, बॉडी कंटिन्यू इनर्शिया को मेंटेन करती है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा गया। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो बॉडी में की स्पीड में कितना चेंज होगा, ये सब बताता है न्यूटन सेकंड लॉ, मींस क्वांटिटी ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। क्वांटिटी ऑफ फोर्स, क्वांटिटी ऑफ फोर्स से क्या लेना है कि हम बॉडी पे कितना फोर्स लगाएं कि उसकी इनर्शिया ब्रेक हो जाए। That is how much force act on the body to break its inertia। इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए कितना फोर्स हम बॉडी के ऊपर लगाएं। या आप ऐसे कह रहे हैं, मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड को जीरो करने के लिए उस बॉडी पे कितना फोर्स लगाएं। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 2 से 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड करने के लिए कितना फोर्स लगाएं। ये सब जो है कौन बताएगा, न्यूटन सेकंड लॉ बताएगा। तो क्वेश्चन आता है न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, the rate of change of linear momentum of the body is equal to the applied force। ये न्यूटन सेकंड लॉ कहता है किसी बॉडी के मोमेंटम का में जो चेंज हो रहा है उसका जो रेट है वो किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। डेट इज अप्लाइड फोर्स, कितना फोर्स लगा है बॉडी पे, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, F इक्वल टू dp बाई dt। बात समझ में आ गई। और देखिए ध्यान दे प्लीज, हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स की वैल्यू है dp बाई dt मित्रों, बट हम और आप दोनों जानते हैं मोमेंटम p बराबर किसके होता है, mv के। p इक्वल टू क्या होता है, mv। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई dt m इंटू v। मास कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी में चेंज कंटिन्यू होता ही है, और dv बाई dt क्या होता है, एक्सीलरेशन। f बराबर क्या आ गया, m इंटू ए। समझ में आ गया क्या। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू dp बाई dt या F इक्वल टू ma। मीन्स जो फोर्स है वो बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स फोर्स को जनरली यहाँ ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, F इक्वल टू dp बाई dt। इससे ये निकल गया, समझ में आ गया होगा। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं,
तो हमने क्या बताया, F इक्वल टू आ रहा था सेकंड लॉ में dp बाई dt, और दूसरा फॉर्मूला निकल के आया F बराबर m। ओके, मान लीजिए इफ नो फोर्स एक्ट ऑन दी बॉडी, बॉडी पे कोई फोर्स काम नहीं करता, इसका मतलब क्या है, डेट इज F बराबर 0। तो क्या सेंस निकला यहां से, F बराबर 0 है तो dp बाई dt बराबर 0 होगा। टाइम में तो चेंज ऑलवेज पॉसिबल, तो dt तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, dp बराबर 0 आ गया। भाई से 0 करना है तो इसका मतलब क्या है, dp 0 है, और dp का मतलब क्या है, dp का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। dp 0 तो ये दैट्स राइट, इसको हम क्या कह सकते हैं, P2 माइनस P1 बराबर 0। तो P2 बराबर, इसका मीनिंग क्या हुआ, P2 बराबर किसके आ गया, P1 के। ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि अगर बॉडी पे कोई फोर्स काम नहीं करता तो उसका मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मींस P बराबर क्या हुआ, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं हुआ मोमेंटम में। Hence, if there is no force act on the body, no force act on the body, then its momentum remain constant, बॉडी के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता। और देखिए ये बात समझ में आ गई, ये हटा दूं। एक क्वेश्चन आ जाता है, आप इसे अजमाएं और मैं सॉल्व करें, पॉज करके देखें। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कंसिस्ट, या ऐसे कह सकते हैं, एक्सप्लेन की जगह पे प्रूव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। मीन्स आप सिंपल एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। सिंपल बात है। ये में दोनों, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर बॉडी पर कोई फोर्स काम नहीं करता है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, यही तो बात है। देखिए बिनो F बराबर क्या होता है, ma होता है। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, मैं ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूं। F बराबर है में, मान लीजिए इफ नो फोर्स एक्ट ऑन दी बॉडी, बॉडी पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज F बराबर 0। F0 रख दूं तो यहां से क्या मिलेगा, ma बराबर 0। अब बॉडी का मास तो 0 होता नहीं है, बट m कैन नॉट बी 0। क्या 0 हो गया, एक्सेलरेशन, डेट इज a बराबर 0 आ गया। अब आप विचार कीजिए, एक्सीलरेशन 0 कब होता है। एक्सीलरेशन 0 होने के दो ही कारण है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो इससे क्या सेंस आया कि अगर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगता तो बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। मींस ये फर्स्ट लॉ हो गया कि नहीं हो गया, तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। और देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहीं पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी आपने बहुत सही से पढ़ रखा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है मित्रों? जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, मैं ए के द्वारा बी पर फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को कहेंगे एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इसे हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और बी भी ए पे फोर्स लगा सकता है, तो इसे हम कहेंगे एफ ए बी, मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि नेचर में कोई भी सिंगल फोर्स नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ टेल्स क्या टेल्स कर रहा है? देयर इज नो सिंगल फोर्स इन दी नेचर। नेचर में कोई सिंगल फोर्स नहीं है। दैट इज फोर्स ऑलवेज एक्ट इन दी फॉर्म ऑफ पेयर्स। फॉर्म ऑफ पेयर्स की फॉर्म में होता है, मतलब सिंगल फोर्स नहीं है, फोर्स हमेशा डबल फॉर्म में होगा। तो इससे क्या साइंस निकला? इससे साइंस है अगर बॉडी ए बी पे फोर्स लगाएगी तो बी भी उतना ही फोर्स ए पे लगाएगी। ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, मित्रों क्या है थर्ड लॉ? इफ बॉडी exert a force, if body A ले लेता हूं, if body A exert a force on B, then body B will also exert a equal force on A, but in opposite direction। इसका मीनिंग समझ में आ गया? अगर बॉडी ए बी पे फोर्स लगाती है तो बॉडी बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी होंगी? अपोजिट होंगी। दैट इज एफ ए बी बराबर होगा माइनस एफ बी ए। मतलब जो जितना फोर्स बॉडी ए पे लग रहा है बी के द्वारा, उतना ही फोर्स बॉडी बी पे लगेगा ए के द्वारा। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो हमने इस वीडियो लेक्चर में अभी तक डिस्कस किया है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। आप इसे एक बार सही से पढ़िएगा। आज इस वीडियो में इतना ही ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशंस लेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहले इसको बहुत सही से तैयार कीजिए। मैंने बहुत जल्दी पढ़ाने का प्रयास किया है और आप इसे बहुत ईमानदारी के साथ पढ़िए बुक से। थैंक यू।